अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So good morning everyone. How are you all? Hope everyone is fine. Just reply me, is my voice clear to you people? And meanwhile, is board clear to you people? मेरी वॉइस क्लियर है? Is my voice clear? Fine, ठीक है, चलिए. A very good morning. So let us start with this part. अभी पैरेलली अभी यहाँ पर चार मीनार वाले जो भी रिप्लाई करना है @ डालकर आप जो है ना मुझे रिप्लाई करिए, ठीक है ना. सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. मॉर्निंग वाला पार्ट ही हम स्टार्ट करेंगे. ओके चलिए. लास्ट वाली क्लास में वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट इम्पल्स हमने स्टार्ट किया था एंड आल्सो वी हैव डील विद द रिलेशन ऑफ लाइक न्यूटन्स एंड डाइन्स का. यू स्टडीड दिस पार्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 पावर 5 टाइम्स. आपने ये भी पढ़ा था. एंड न्यूटन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज केजी मीटर सेकंड पावर -2 एंड डाइन्स को आप जो रिप्रेजेंट यानी कि आई मीन टू से अर्ली मॉर्निंग में मैंने क्लास ली है आपको एडिशनली इन विच वी हैव also deal with our dimensional formulas भी हमने डील किया है. और CGS यूनिट में डाइन्स होते हैं फोर्स के और उसका जो फॉर्मूला रहेगा आई मीन CGS यूनिट रहेगा दैट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स. वी हैव स्टडीड विद दिस पार्ट. ओके ना. सेकंड पावर -2 होगा. नाउ अभी हमने also we have completed the basic concept of impulse. अब मैं impulse के beyond जाना चाह रहा हूँ और आज हम impulse के न्यूमेरिकल्स रिलेट करेंगे. And if I am not wrong, I hope you have started solving the numericals. आपके यहाँ जो भी मटेरियल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दीजिए. स्पेशली वहां पर द परफेक्ट मटेरियल जो है फॉर JEE बोलकर लिखा हुआ है. उसमें लेवल 1 क्लास वर्क है, लेवल 1 होमवर्क है, लेवल 2 क्लास वर्क, लेवल 2 होमवर्क. ऐसा पूरा कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है आपके पास और उसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. अपार्ट फ्रॉम दिस और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पीछे क्वेश्चन का हिंट है तो आप हिंट उसको खत्ता ही नहीं देखेंगे. यू शुड नॉट सी द हिंट. चाहे 10 मिनट लगने दीजिए एक प्रॉब्लम को, या 5 मिनट लगने दीजिए, या 3 मिनट लगने दीजिए, या 2 मिनट, या 1 मिनट. आप क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन को समझिए एंड देन यू ट्राई टू एनालाइज और अप्लाई व्हाटएवर द कॉन्सेप्ट्स वी आर स्टडीइंग हियर इन दिस क्लास. ये क्लास में हम जो भी, ये क्लास नहीं, हमारे जो रेगुलर क्लासेस में हम जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर सॉल्व करने की कोशिश करिए. आप ज्यादातर सोचिए और यहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए और सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाइए. तो अभी यहाँ से प्रैक्टिस करने से अगर आपको सपोज पहला क्वेश्चन करने के लिए 7 से 8 मिनट लगते हैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट भी हो सकते हैं या 6 मिनट भी हो सकते हैं. ऐसा अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली जैसा आगे बढ़ते जाओगे तो आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो टाइम रहेगा या स्पीड रहेगी 5 मिनट्स में ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन करोगे. या फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे 4 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स, फिर उसके बाद रिड्यूस हो गया 2.5 मिनट्स और मैक्सिमम 2 मिनट्स भी हो सकता है. अगर प्रॉब्लम बहुत ही आसान है तो लेस देन 1 मिनट भी हो सकता है. खैर चलिए. तो अभी लेकिन मेन थिंग क्या है, खाली क्लासेस से आपको कुछ नहीं आएगा. क्लासेस से आपको खाली कॉन्सेप्ट बनेगा लेकिन सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर होना जरूरी है. ओके ना. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट. तो मैंने इम्पल्स के बारे में मॉर्निंग में आपको जो है ना आइडिया दिया था एंड आई होप वी स्टॉप्ड अवर वर्क एट मोमेंट इम्पल्स का हमने जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया था. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ. आई मीन टू से कि इम्पल्स के बारे में हमने जो है ना कैसा रिप्रेजेंट किया था. J इज इक्वल्स टू वी हैव रिप्रेजेंटेड फोर्स इनटू टाइम. अगर मैं टाइम को यहाँ पर नीचे भेजता हूँ तो मैं इसे J/T इज इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा फोर्स. Are you able to understand this part? अगर मैं इसे ऐसा भी ले सकता हूँ, can I say this particular term उसके नीचे ही आप कंटिन्यूएशन करते हैं
force is equals to, I can take here as J by T, and in other words force is inversely proportional to time. ये force is inversely proportional to time मतलब क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, force is inversely proportional to time बोलकर हम डालते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे हमारा फोर्स बढ़ेगा तो जो भी टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है वो कम होगा, या अगर हमारा टाइम कम होगा तो फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूं। अगर हमारा फोर्स कम होगा तो टाइम हमारा यहाँ पर बढ़ेगा। अब ये किस चीज की बात चल रही है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर टॉकिंग दिस पार्ट, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आई होप एवरीवन इज फेमिलियर विद क्रिकेट, क्रिकेट से आप फेमिलियर हो गए। अब वो क्रिकेट में आप कभी देखे होंगे, अगर फील्डर जो है ना बॉल को कैच करता है तो बॉल को कैच कर कर ही विल टेक हिज हैंड समवॉट पीछे लेता है, ही विल टेक हिज हैंड्स बैक साइड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पार्ट, या फिर अगर कोई भी कैच करते हैं तो ये हाथ को जो है ना थोड़ा सा पीछे लेते हैं, तो ये रीजन क्या है, क्योंकि बॉल भी कुछ फोर्स से मारा जाता है, तो वो जो फोर्स है ना आके अपने जो क्रिकेट प्लेयर है उसके हाथ को मार नहीं लगना, इसलिए वो क्या करता है, टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है, बॉल को कैच कर टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बॉल का जो फोर्स हमारे इस पर्टिकुलर हाथ पे जो एक्ट होता है वो फोर्स कम होता है। तो जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगा। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? एज द टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई जब कभी भी क्रिकेटर जो है ना बॉल को कैच करते हैं तो वो लोग अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेते हैं, चाहे वो एक ही हाथ से कैच पकड़ो या दोनों हाथ से कैच पकड़ो। ये एक एग्जाम्पल हो गया है। Another example I will say you, हमारे बाइक्स के अंदर शॉक ऑब्जर्वर्स अवेलेबल है। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस पार्ट। हमारे ऑटोमोबाइल्स में मैक्सिमम ऑटोमोबाइल्स में दे आर शॉक ऑब्जर्वर्स। स्पेशली आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ द बाइक। तो बाइक में क्या अवेलेबल है, शॉक ऑब्जर्वर्स रहते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस शॉक ऑब्जर्वर्स? हमारे ओल्ड सिटी में शॉक ऑब्जर्वर बोल के बोलते हैं, खैर, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस शॉक ऑब्जर्वर्स? आई विल फोकस हियर। तो शॉक ऑब्जर्वर्स का काम क्या है, जब हमारी गाड़ी जो है ना गड्ढे में जाती है तो जैसे गड्ढे में जाएगी तो शॉक ऑब्जर्वर्स इसका काम क्या करेंगे, टाइम ऑफ रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेंगे। तो शॉक ऑब्जर्वर्स क्या करेंगे, थोड़ा प्रेस होके फिर वापस ऊपर उठते हैं। तो व्हेन दे आर गेटिंग प्रेस तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, जो ग्राउंड से हमारी बाइक के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस फोर्स के टाइम को आप बढ़ा सकते हो। अगर उस फोर्स के आप टाइम को बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको उस फोर्स के अगर आप टाइम को बढ़ा दोगे तो वो फोर्स क्या होगा, हमारी बॉडी पे कम एक्ट करेगा। वंस अगेन आई विल से, सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूं तो अगर एकदम मेरे को जो है ना गड्ढे में मेरी बाइक चले गई है, ओके ना, अगर शॉक ऑब्जर्वर्स वहां पर रहेंगे तो क्या होगा, तो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स उसका बढ़ेगा। जैसे टाइम ऑफ रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे जो फोर्स ग्राउंड से एक्ट हो रहा है वो कम फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से मेरा स्पाइनल कॉर्ड एज इट इज रिलैक्स पोजीशन पे रहेगा, मैं जो है ना गाड़ी आसानी से चला सकता हूं। इफ इन केस गाड़ी में, बाइक्स में शॉक ऑब्जर्वर्स अगर नहीं रहते थे तो क्या होता था, जैसा खटका मतलब क्या, जैसा आप गड्ढे में गए, तो जैसे गड्ढे में जाते कि जो है ना स्पाइनल कॉर्ड जो चला रहा वाला ऐसा हो जाता था और सीधा सीधा हॉस्पिटल में बेड पे रहता था। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्योंकि टाइम ऑफ रिस्पांस वहां पर कम नहीं होता है। टाइम ऑफ रिस्पांस जो है ना अगर कम रहेगा, मतलब कम टाइम ऑफ रिस्पांस बहुत कम रहेगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और ज्यादा फोर्स से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा, और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म दैट द शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? पहले मुझे रिप्लाई करिए, क्या आपको ये इंपल्स के कॉन्सेप्ट में शॉक ऑब्जर्वर्स वाला कॉन्सेप्ट समझने आया है? Did you understood this part? What is shock observer? गाड़ी में नीचे स्प्रिंग के वैसा रहता नहीं, उसको बोलते शॉक ऑब्जर्वर्स। अभी क्लियर है? हाँ, वो स्प्रिंग के वैसा रहता, सो गाड़ी में नीचे स्प्रिंग के वैसा रहता नहीं, गोल 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 टायर करने रहता नहीं, वही। क्लियर? एवरीवन गॉट दिस? So now this concept is like you can take suspensions also, but suspensions are quite different. You can say suspension in most frequent English language, but most probably we represent it as a shock observers. And यही वाले पार्ट को आपको इस वाले पार्ट का IP में 4 मार्क्स के लिए आंसर पूछा जा सकता है। So I am saying you in your IP में आपको 4 मार्क्स के लिए आंसर आएगा
Chapter number 5, short answer, question number 3. Chapter number 5, short answer question. Question number 3. Why shock observers are used in motorcycles and vehicles? Motorcycles, bikes and vehicles. 4 marks के लिए ये year के लिए expected है. I request all the students to remember this answer. पूरे स्टूडेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ. कौन की डाल दिए शॉक ऑब्जर्वर्स, उसकी फोटो भी डाल दिए. जिसको भी नहीं मालूम शॉक ऑब्जर्वर्स जरा देख लीजिए. ओके ना, राइट. चलिए, सो ये आंसर आप आईपी के लिए प्रिपेयर करना है. आईपी बोले तो मैं एक क्लास में एक्सप्लेन करा था, इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसमें आपको पूरा रीजन आपको एक्सप्लेन करना है. राइट, सो नाउ लेट अस प्रोसीड. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. इसको एक याद कर लीजिए, आज ही टाइम निकाल कर याद कर लीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये शॉक ऑब्जर्वर्स वाला कॉन्सेप्ट. हाँ, और एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है. अब वो अपने पास कांच का सामान, और इंग्लिश में उसे कहते हैं चाइना वेयर. दीज पर्टिकुलर चाइना वेयर्स आर इज बीइंग wrapped under one newspapers, or we can say a foil. उसको wrap किया जाता है. We are wrapping that particular china ware, and we before packing we will wrap them and we will keep inside that particular box. आप ऑब्जर्व करे होंगे, यानी कि जो कांच के सामान जो रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले न्यूज़पेपर या कोई एक प्लास्टिक पेपर, या बेसिकली न्यूज़पेपर से ही हम क्या करते हैं, उसको wrap करके. आप देखे होंगे अगर ग्लास रहेगी तो ग्लास के अंदर जो है ना कुछ पेपर्स के टाइप में अंदर रहते हैं, और उसके बाद उसको पैक किया जाता है. बिकॉज मेन रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इम्पल्स. कहीं ट्रैवलिंग में लेके गए तो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स अगर कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, और फोर्स ज्यादा एक्ट होने की वजह से वो जो ग्लास है वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं. सो देयर वी कैन यूज. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आवर इम्पल्स. का आपको समझने आया है? देखे होंगे ना आप लोग. हाँ, बबल रैपर, राइट. सो वो हम इसलिए यूज करते हैं. ज्यादातर अपन जो है ना दावतों में जाते तो चाइना बाजार को जाके वहां से भी कांच का सामान उठा के ला लेते. वहां से ले लेके आके जो है ना उसको अपन पैकिंग करा के देते हो. पैक कराने से पहले जब सेलेक्ट करते तो उन्हें अंदर ग्लास में या वहाँ हर जगह जो है ना क्या करता है, रैपर डाल कर देता है, और वो रैप कर देता है. तो आप समझने आ जाएगा आपको, हाँ ये वाला पार्ट है बोलकर. ठीक है ना. चलिए, अब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है. बट नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट योर, किसके बारे में था, हमारे इम्पल्स के बारे में था. आप एज इट इज ही मेंशन करिए, और यहाँ पर डिनोट, इसको आप सेंटेंस में लिख लीजिए. एज द फोर्स इंक्रीजेस, टाइम ऑफ रिस्पॉन्स डिक्रीजेस, और एज द फोर्स डिक्रीजेस, टाइम ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीजेस. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर खाली इतना शॉर्ट में भी लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट इट, आप डायरेक्टली लिख सकते हो. चलिए, अब मैं और अच्छा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं. आई होप यू स्टडीड, आपको तो पूरा याद है. वी डिस्कस अबाउट द मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम में हमने 6 to 7 केसेस हमने किए हैं. एंड नाउ वही वाले पार्ट को मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इम्पल्स आइदर इट कैन बी टेकन बाय जे से भी लिया जा सकता है, या फिर आई से भी लिया जा सकता है. तो चलिए अब हम यूज करते हैं सेम फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स. उसके नीचे ही कंटिन्यूएशन करना है आपको. लाइक जे इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम. Okay ना, where J indicates what, impulse. अब force can be taken as what, force को हम न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से we can take mass into acceleration into time. हाँ या ना भाई, बिल्कुल ले सकते हैं ना. फोर्स का सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूले से वी कैन टेक फोर्स F इज इक्वल्स टू ma. अब मैं यहाँ पर एक ही जगह क्या लिख सकता हूँ, बट v is equals to u plus at बोल के आपको याद है. From the equation of motion, v is equals to u plus at, where v stands for final velocity, u stands for initial velocity, a stands for acceleration due to gravity, and t stands for the time. And I'm concerned to bring the acceleration from this particular equation, and I would like to substitute this equation in the above one. So how I am going to do, I would like to send this minus plus u on the next side, so I will be getting minus u. So this is v minus u is equals at. Send the t to the denominator. V minus u by t is equals to acceleration. Let's take this part as equation 1. Let's take this part as equation 2. Now I would like to substitute equation 2 in equation 1. That means the value of acceleration I want to substitute here. So J is equals to m into, I can take here v minus u whole divided by t into t. I can cancel this t and this t. मैं इस t और t को मैं cancel कर सकता हूँ, and then I can write
m into v minus u. So j is nothing but what my impulse. मैं चाहे तो j से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या फिर मैं I से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. And I would like to multiply the mass inside. तो mass into velocity minus mass into velocity. अब ये जो है mv किसका फॉर्मूला है? आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम द स्टूडेंट्स. mv किसका फॉर्मूला है? mv किसका फॉर्मूला है? mv किसका फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड. मोमेंटम, बिल्कुल. अब ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है या फाइनल मोमेंटम है, बताइए मुझे. इज इट इनिशियल या फाइनल? उतना पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, खाली आई डाल दो या एफ डाल दो. इनिशियल या फाइनल? इनिशियल या फाइनल? मोमेंटम तो है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इट्स अ फाइनल मोमेंटम. बिल्कुल बिल्कुल. सो उसके हिसाब से अब ये क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा. तो इंपल्स विल बी इक्वल टू, ये हो गया है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अगर मैं इसको डेफिनेशन के टर्म में दूंगा, क्या मैं दूसरी लैंग्वेज में चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स ले सकता हूं? यस और नो? चेंज इन मोमेंटम को क्या मैं इंपल्स कह सकता हूं? यस और नो? हाँ या ना भाई? यस और नो रिप्लाई करिए. बिकॉज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो मेरा चेंज इन मोमेंटम हो गया. तो एज ए रिजल्ट कैन आई से इट एज ए चेंज इन मोमेंटम एज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम एज इंपल्स कह सकता हूं मैं? यस और नो बताइए. चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कह सकता हूं? यस. वेरी गुड क्वेश्चन. इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? याद रख लीजिए, इंपल्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसका जो है ना इंपल्स क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी रहेगा, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज मैग्नीट्यूड भी रहेगा, इसका डायरेक्शन भी रहेगा उसके हिसाब से, क्योंकि इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द फोर्स. क्योंकि ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? फोर्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है. उसके हिसाब से इंपल्स ये क्या होगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा. वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दैट वन. एंड ये वाले पार्ट में क्या मैं इसे कह सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम बोल के? हाँ. तो अब वापस आप अपने पुराने क्लासेस में देखिए कि जहां कहीं भी मैंने चेंज इन मोमेंटम किया है, क्या वो मेरा इंपल्स कहलाएगा? यस और नो? क्या वो मेरा इंपल्स कहलाएगा? यस. तो कभी कभी क्या होता है, कभी चेंज इन मोमेंटम की जगह इंपल्स भी कह सकता है. ही मे गिव यू द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी. ही मे गिव यू द मास, और आपसे कहेगा कि इंपल्स मालूम करने के लिए. तो लिहाजा इंपल्स के कितने फॉर्मूलाज बनते हैं? यू जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि इंपल्स कैन बी टेकन एज, आई कैन राइट हियर इंपल्स बोलकर लिखना चाह रहा हूं. इसका एक फॉर्मूला बनता है फोर्स इनटू टाइम, और इसका और एक दूसरा फॉर्मूला बनता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? इससे हम चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं. क्लियर एवरीवन गॉट दिस पार्ट? क्या आपको लॉजिक समझने आ गई है? इंपल्स असल में है क्या, और इसके यूनिट्स तो मैंने लास्ट वाले क्लास में ही बता दिया था. अब हमारे को इंपल्स और एक तरीके से हम करने वाले हैं. अगर ग्राफिकल व्यू में पूछेगा तो कैसे करना है, राइट? राइट, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए. अब मैं इंपल्स को ग्राफिकल व्यू में बताता हूं. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द इंपल्स इन अ ग्राफिकल वे? और आपको ग्राफ दे देगा. ग्राफ से आपको जो है ना या तो चेंज इन मोमेंटम मालूम करने के लिए कहेगा, या नहीं तो इंपल्स मालूम करने के लिए कहेगा. एनी वन थिंग ही विल से यू. सो हम क्या करेंगे, पहले वो वाला ग्राफ वाला का बेसिक पढ़ लेंगे, और उसके बाद वो बेसिक के बाद हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे. 3 से 4 न्यूमेरिकल्स डील करेंगे. फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. So please make a note, and you may be asking what will be the portion. जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां से लेके सैटरडे तक मैं जितना खत्म करूंगा इंशाल्लाह, वहां तक आपको जो है ना पूरा वीकेंड का पोर्शन रहेगा. जब मैं ले रहा हूं तो जो भी मेरा वीक रहेगा वो वीक के हिसाब से जो है ना वही आपका पोर्शन रहेगा. लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ से हमने स्टार्ट किया है, आई मीन लॉज ऑफ मोशन से. यहाँ मंडे से लेके ये आ रहा, सो सैटरडे तक मैं जितना खत्म करने वाला हूँ उस टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह. ठीक है ना? सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. और मेरे यहाँ जो है ना आपको तो आईआईटी का पैटर्न मालूम है, और आप जो है ना आजकल बच्चे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एग्जाम लिखो बोले तो क्या कर रहे हैं, एक फोन पे चेक कर ले रहे हैं, दूसरे फोन पे क्वेश्चन मार रहे हैं, उसका आंसर ला रहे हैं, यहाँ पे टिक कर रहे हैं और मार्क्स आ जा रहे हैं. क्या उससे आपको कुछ काबिलियत मिलेगी? क्या उससे आपको फाइनल एग्जाम आप क्रैक कर सकोगे? मेरे को बताने के लिए आप मार्क्स बोल सकते हैं इतने अच्छा है उतने अच्छा है, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. आप अपनी मेहनत से कितना आपको आ रहे हैं वो देखिए, फिर हम उसके बाद आपके लेवल को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते
सकते हैं, वी कैन थिंक बियॉन्ड दैट पार्ट. सो वॉट एवर यू नो यू एक्सप्रेस. अगर आपको 25 क्वेश्चन में से 5 ही आते हैं, आई डोंट केयर, लेकिन वो 5 के 5 सही अटेम्प्ट करिए. अगर आपको 25 में से 2 ही आते हैं, वो 2 के 2 सही अटेम्प्ट करिए. पहले तो ये शुरुआत है ना, स्लोली स्लोली यू लेवल अप योरसेल्फ. अपने आप जो है आप अपना लेवल को बढ़ा सकते हो इंशाल्लाह, राइट. सो प्लीज मेक अ नोट. वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ. वंस यू कंप्लीट मुझे बता दीजिए. ये एग्जाम दैट आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट पार्ट के वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन. मैनेजमेंट विल यू इन्फॉर्म यू दैट पार्ट कि वो ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा. तो हमारा कुछ हम एक बोल देंगे, मैनेजमेंट एक बोलेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट कि वॉट एवर दे डिसाइड दे विल इन्फॉर्म अस ऑल्सो, दे विल इन्फॉर्म टू यू ऑल्सो. चाहे वो ऑनलाइन रहो या ऑफलाइन रहो, आपको ये जो है ना नॉलेज दे दी जाएगी इसके बारे में, ठीक है ना. फोर्स एंड टाइम के बीच का रिलेशन आपको समझने नहीं आया. ओके, फोर्स एंड टाइम के बीच का रिलेशन क्या है बोले तो, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा. मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स टाइम को. बट ये किसके केस में, इन केस ऑफ ये शॉक ऑब्जर्वर्स में, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, बेस्ट एग्जाम्पल यही जो मैं एग्जाम्पल, अच्छा ये बॉल को जो कैच करने वाला एग्जाम्पल मेरे को बेहतर दिखा है. देखिए मैं बॉल को जो है ना कैच करा, सपोज आई हैव कैच द बॉल, मैंने कैच किया है. कैच कर कर मैं डायरेक्टली कैच करके थोड़ा मेरे हाथ को पीछे लेता हूं. तो ये हाथ को पीछे लेना, वो तो बॉल बॉल का जो फोर्स है ना, वो फोर्स हल्लू हल्लू अपना हाथ भी उसके हिसाब से बराबर आके दोनों इक्वल होके फाइनली बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पे आएगा. इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा. तो ये रेस्ट पे आएगा. तो वो इसका मतलब क्या है, एज द फोर्स जो है ना हमारे हाथ में बॉल आते कि हम हाथ को भी थोड़ा पीछे लेते हैं, तो क्या होता है, ये बॉल का जो फोर्स है हमारे हाथ को पैरेलल होके बैलेंस होता है. तो जब ये कैच करने में मैं हाथ पीछे ले रहा हूं तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. अगर मैं डायरेक्टली कैच कर लूंगा तो टाइम क्या होगा, कम रहेगा. तो जितना कम टाइम में मैं कैच करूंगा उतना मेरे को ज्यादा मार पड़ेगी, और जितना ज्यादा टाइम में मैं कैच करूंगा उतना मेरे को कम फोर्स की बॉल की मार पड़ेगी. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? दिस इज व्हाट द रिलेशन, दिस इज एन एग्जांपल फॉर दैट वन. मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करा हूं. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. आई एम फ्रॉम विच ब्रांच? वो आए खुद मालूम हो जाता. जब आप आते ना तभी देख लीजिए. मैं हर ब्रांच में रहता हूँ, बट यूजुअली मेरा नाम दिक्कत नहीं आता है. आई विल बी बिजी इन फिजिकल क्लासेस में बिजी रहता हूँ मैं, ठीक है. सो अब आए खुद आपको मालूम हो जाएगा विच ब्रांच डू आई बिलोंग्स टू, ठीक है. नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन. आगे हम बढ़ेंगे. वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, मैं इसे रब कर देता हूँ. ओके राइट, चलिए. सो लेट मी रब दिस पार्ट. नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग, कभी कभी ऐसे देता है. अच्छा, इंटीग्रेशन वाला आइडिया तो सबको है ना. एवरीवन इज हैविंग द आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन. कल हमने किया था इंटीग्रेशन वाला आइडिया, इंटीग्रेशन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट. आपका होमवर्क देख लिए ना, आईपी का भी होमवर्क देख लिए हो ना. एंड आज आप लोग फिजिक्स को घर में रात में जो है ना टाइम निकाल कर एक शेड्यूल बना दीजिए, और वो शेड्यूल के हिसाब से आप घर में 2 घंटे आप फिजिक्स को प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे, और अपनी मेहनत से करोगे. मेहनत इन द सेंस पीछे पलटा कर आंसर नहीं देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे, एंड देन उस पर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करोगे. तो अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो स्लोली स्लोली आपका लेवल क्या होता है, बढ़ जाएगा इंशाल्लाह. राइट, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. You write on the side heading graphical analysis of impulse. ये यहां से दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है. ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इम्पल्स. तो इम्पल्स का आपको ग्राफिकल एनालिसिस कैसे रहेगा, गौर से देख लीजिए. नाउ बेसिकली आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस टाइम. ये हमारा टाइम हो गया है और ये हमारा फोर्स हो गया है, ठीक है ना. अब मैं एक कर्व ले रहा हूं, जैसा हमने कल एक क्रॉस कर्व हमने लिया था, उसी तरह एक रेस्पेक्टिव डिफरेंट टाइप का मैं एक कर्व ले रहा हूं. सो व्हाट इज दैट कर्व, सी हियर. अब ये कर्व समवॉट ऐसे मैं ले रहा हूं, आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है ना. नाउ
इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, राइट। सो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, सी हियर, दिस पोजीशन आई वुड लाइक टू टेक इट एज ए एंड दिस पोजीशन आई वुड लाइक टू टेक इट एज बी। ठीक है ना, ये वाले पोजीशन को ए लेता हूं या ये वाले पोजीशन को बी, आप कहीं भी कोई दो पोजीशंस कंसीडर कर लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर रहना, यू कैन इवन कंसीडर हियर आल्सो, ये एक पोजीशन और ये एक पोजीशन आप कंसीडर कर सकते हो, एंड यू कैन नेम देम ए एंड बी। अगर आपको इंपल्स मालूम करना है इस ग्राफ से, इस ग्राफ से, तो आपको इनडायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम ग्राफ का क्या मालूम करना पड़ेगा, एरिया। अब आप बताइए मुझे, जब मुझे ऐसे कर्व आता है तो मैं एरिया किस कॉन्सेप्ट से करता हूं, आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जब मुझे ऐसे कर्व आते हैं तो एरिया मालूम करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेट्स सी हु इज गोइंग टू रिप्लाई, देखते हैं कौन रिप्लाई करने वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड, ऑल आर सेइंग, हाँ यहाँ पर आ रहा है आंसर इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन। अब आप खुद बता सकते हो ना, हाँ इंटीग्रेशन। अब यहाँ इंटीग्रेशन मतलब क्या, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फजर से लेके इशा तक, मैं खाली अपने लिए बोल रहा हूँ, ए से लेके बी तक। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, फोर्स एफ है और यहाँ पर जो पर्टिकुलर टर्म है उसको डी टी लिया जाएगा। क्या आपको लॉजिक समझने आई है, क्या आपको लॉजिक समझने आई है, मतलब जो फोर्स का जो इक्वेशन रहेगा ना, एफ की जो वैल्यू रहेगी ना इन टर्म्स ऑफ टी रहेगी, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 समथिंग ऐसे रहेगा, और फिर हम हमारा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और हमने इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूला भी किया है, हमारा फॉर्मूला क्या है, यू नो द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx which can be taken as x पावर n plus 1 by n plus 1 plus c। आपको तो ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम है, राइट और रॉन्ग, डिड यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट प्रोसेस, क्या आपको ग्राफिकल एनालिसिस समझने आया है। आप यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस कहीं भी ले सकते हो, ये डॉटेड लाइंस कहीं भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनीवेयर। चलिए ये हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे आए हुए वक्त, अभी फिलहाल तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट, सबको समझने आया है। कोई बता रहे हैं कि समझने नहीं आया, अरे भाई इससे और इजी तरीका और क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन से वो कंडीशन मैटर्स, लेकिन इंटीग्रेशन से ही हम करते हैं, नॉट बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, रिक्वेस्ट 4 मिनट स्टूडेंट्स एट द रेट बोल के टाइप कर आप डाउट भेजिए। हाँ ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको मालूम है मैं फॉर्मूला बहुत कम यूज करता हूँ, कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करता हूँ। जैसे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एमपीसी वॉइस, व्हेन ग्राफ प्रॉब्लम कम्स वी यूज इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट, अभी उसके न्यूमेरिकल से हम करेंगे। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है आई विल गिव यू। ये है बाईपीसी वालों का डाउट, ओके ओके, कैन यू मूव, मैं पूरा मूव हो गया। समवन इज आस्किंग द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, जो हमने कल यूज किया है उसको आप x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c बोलकर लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, किसी ने पूछा है तो मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर पहले इस वाले कॉलम में मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे, उसको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अभी उसे याद कर लीजिए, यू ट्राई टू लर्न नाउ इटसेल्फ, अभी इसे याद करने की कोशिश करिए नाउ इटसेल्फ। whatever the formulas, I have given you impulse j is equals to force into time बोलकर मैंने फॉर्मूला दिया था, और mv माइनस mu बोलकर लिख सकते हैं, या फिर उसे चेंज इन मोमेंटम बोल के भी लिख सकते हैं, वो तीन आपका अभी याद कर लीजिए, कैन राइट those terms now itself। चलिए अब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं।
Fine. The question is find the impulse. Find the impulse. Find the impulse due to the force. Due to the force. Find the impulse due to the force. F bar is equals to AI cap plus BTJ cap, comma, where A is equals to 2 newtons and B is equals to 4 newtons second inverse. If this force acts, if this force acts from initial time is equals to 0 to final time is equals to 0.3 सेकेंड्स. ठीक है, 0.3 सेकेंड्स. चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करना है, लॉजिकली जाएंगे. फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जब भी कराते हैं इंटीग्रेशन के ही प्रॉब्लम्स कराते हैं, ये इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम से ही रिलेटेड आपको आईआईटी में आए हैं तो इसलिए हमारे को ज्यादातर इंटीग्रेशन यूटिलाइज हो रहा है, वरना ये नहीं यूज होता था. ठीक है ना. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कैसा भी आपको सपोर्टिंग के लिए बेसिक क्वेश्चंस और एवरेज क्वेश्चंस कराने के लिए हमारे लतीफ सर भी आपको करा रहे हैं. एंड आई आप लोग जो है ना मटेरियल भी कर रहे हैं हमारी, तो उसके हिसाब से आपको वहां से भी एक सपोर्ट मिल जा रहा है, यहाँ से भी एक सपोर्ट, दो भी मिलकर आपका लेवल क्या होगा इंशाल्लाह बढ़ जाएगा. ठीक है ना. तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. पहले मैं ये स्टार्ट करता हूं, उसके बाद आपके डाउट्स वन बाय वन क्लियर करता हूं. फर्स्ट वी विल डील विद दिस पार्ट. अब देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए. फर्स्ट थिंग, find the impulse due to the force. उन्होंने पहले force दिया है and what is that force? F is equals to AI cap plus BTJ cap. ये हमारा force F bar होगा, where A की वैल्यू 2 न्यूटन है और B की वैल्यू 4 न्यूटन सेकेंड इनवर्स है. ठीक है, बढ़िया. If this force acts from T is equals to 0 to T is equals to 0.3 seconds, हमको impulse होना है. तो यानी कि टाइम के हिसाब से force क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. टाइम के हिसाब से फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज होना वो तो ग्राफिकल व्यू में देख लीजिए. टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम जो है ना फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रहा है, और थोड़ा आगे जाने के बाद फोर्स घट रहा है. एक एग्जांपल लेकर मैं बोल रहा हूं. तो इनडायरेक्टली इस ग्राफ का मेन मकसद ये है कि जैसा टाइम बढ़ेगा या फिर टाइम बढ़ेगा या टाइम कम होगा तो फोर्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा. वो क्वेश्चन के हिसाब से वही हमको दिख कर आ रहा है. हाँ या ना बताइए पहले मुझे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है, यस और नो? टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है, राइट. टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है. अगर टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए? क्या ये हमारा फॉर्मूला वहां पर अप्लीकेबल हो सकता है? ऑलमोस्ट अप्लीकेबल होने के चांसेस है. तो प्रॉब्लम को रटना नहीं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अप्लाई करना रहता है. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? राइट. तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है ना समझ के करना है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ. अब ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस गो इन डिटेल अबाउट दिस पार्ट. He said us to find out impulse and this impulse is equals to, मैं इसे ले सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ A से लेके B तक. अब A और B you cannot go with this term. आप A और B तो जा नहीं सकते हो, तो आप A और B की जगह यहाँ पर क्या करना है, ये A और B इनडायरेक्टली टाइम होता है. A और B हमारे प्रॉब्लम का A और B नहीं होता. A और B हमारे प्रॉब्लम का A और B नहीं होता. फॉर्चुनेटली किस्मत से हमारे को यहाँ A और B दे दिया. ये ए बी हमारा ये ए बी नहीं होता, ये ए बी हमारा टाइम होता है, ये ए बी हमारा टाइम होता है, और ये ए बी हमारे प्रॉब्लम का है, वो प्रॉब्लम के अंदर उसने दिया है. तो इसके लिए आपको यहाँ पर ए और बी में क्या लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा. सो एज ए रिजल्ट यहाँ पर टाइम में इनिशियल टाइम कितना है, टी इनिशियल इज इक्वल टू 0 सेकेंड से. फाइनल टाइम कितना है, टी फाइनल इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड्स हो गया है. हाँ या ना भाई? नाउ इसके साथ साथ अब आपको एफ की वैल्यू डायरेक्टली लिख दीजिए इनटू dt हो जाएगा. एंड नाउ एफ की वैल्यू आप वापस लिख दीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ?
we have this complete term. So integration of 0 से लेके 0.3 तक f की वैल्यू हम लिख सकते हैं ai cap प्लस bt j cap into dt। समझने आया है? अब देखिए इंटीग्रेशन का एक रूल है, जब अब बेसिकली जैसा अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म रहता था, यू विल हैव मल्टीप्लाइड दिस कांस्टेंट टर्म इंडिविजुअली विद दिस टर्म एंड इंडिविजुअली विद दिस टर्म। यानी कि अगर यहाँ सपोज कुछ रहता था 3 4 5 कुछ रहता था तो उसको आप इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अब यहाँ पर होता क्या है, ये इंटीग्रेशन को हम सिमिलरली उसी तरीके से हम सेंड करते हैं 0 से लेके 0.3 ai cap dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 0.3 btj cap dt। डिड यू अंडरस्टूड? मैंने इंटीग्रेशन को अंदर सेंड किया है, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया है हमारा इंटीग्रेशन। तो जैसा इंटीग्रेशन आप सेंड करोगे यहां से आपका क्या आएगा, dt आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर देख लीजिए, अब आप यहां पर देख लीजिए, एक तो हमारा कांस्टेंट होता है और आई कैप तो आई कैप ही होता है। सो आई कैन टेक j इज इक्वल्स टू, आई कैन टेक हियर a, आप बाहर ले लीजिए और दिस इज आई कैप को भी आप बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 0.3 दिस इज लाइक dt प्लस अब यहाँ पर b कांस्टेंट है, j कैप भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 0.3 tdt। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? क्या आपको यहां तक समझने आया है, हाँ या ना बताइए फटाफट से। डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? कैमरा बीच में स्टक हो रहा है। चलिए फाइन, बोर्ड ब्लर है, अभी क्लियर है क्या? चेक करिए। फाइन, चलिए अब हम सब्जेक्ट डील करते हैं, वापस आते हैं। नाउ वंस अगेन आई एम सेइंग विद दिस पार्ट, अब ये वाले केस में देख लीजिए क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी हमारा फॉर्मूला बनता है, एफ की वैल्यू ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप डी टी होता है। एंड नाउ आई एम सेंडिंग दिस इंटीग्रेशन, यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन को सेंड किया है, यहाँ से मैंने डी टी को सेंड किया है। सो नाउ व्हाट आई विल बी गेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ ए आई कैप डी टी प्लस बी टी जे कैप डी टी। अब आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल है। सर कौन सा टर्म कांस्टेंट होता है, हमको कैसे पता चलेगा? देखिए एक ही वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, जो चेंज होने वाली है सिर्फ और सिर्फ टाइम चेंज होने वाला है। जो टाइम के फैक्टर्स है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखिए, बकिया पूरे बाहर निकाल लीजिए। सो आई एम चेकिंग आउट ए आई कैप आउटसाइड, बी जे कैप आउटसाइड। अब ये जो dt है उसको मैंने इंटीग्रेशन के अंडर रखा है और टी डी टी को मैंने इंटीग्रेशन के अंडर रखा है। नाउ वी हैव वन फॉर्मूला, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था ये आप यूज कर सकते हो। और एक चीज याद रख लीजिए, अगर मैं x के ऊपर n की जगह 0 लेता हूं, ये dx हो जाएगा तो x पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग पावर 0 हमेशा कितना होता है 1। सो 1 dx जब कभी भी आएगा x पावर 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है, और सॉरी 0 प्लस 1 तो 1 होता है, और x पावर 1 मीन्स x ही होगा, 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा प्लस c। ये स्पेशल केस है जो आपको आपके जो है ना फिंगर टिप पे रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आओ या इंटीग्रेशन ऑफ dx हो, यू मस्ट राइट इट एज x प्लस सी। तो प्लस सी तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस सी हम अवॉइड करेंगे, बाद में जब यूटिलाइजेशन रहेगा तब यूटिलाइज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू होती है x प्लस सी। नाउ उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह कैन आई राइट इट एज t, खाली t बोलकर लिख सकता हूं मैं? यस ऑफ कोर्स। तो j इज इक्वल्स टू ए आई कैप इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह खाली t बोलकर लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, प्लस
प्लस ये बी जे कैप आप एज इट इज लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, टी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेते हैं पावर 1। अब आपको तो फॉर्मूला मालूम है, अब आप एमपीसी के हैं तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट बनते जाना है। यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स पावर 1 डीएक्स, वो तो एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी। सो क्या ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, हाँ या ना? यस। उसी तरह अगर मैं एक्स स्क्वायर डीएक्स लेता हूं तो क्या मैं इसको, ये 1 है तो इसमें एक बढ़ के डिनोमिनेटर में एक बढ़ गया, उसी तरह 2 में एक बढ़ा दीजिए, ये 3/3 प्लस सी बोल के लिख सकता हूँ। कैन आई राइट एक्स क्यूब डीएक्स की जगह अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा एक्स पावर 4/4 प्लस सी बोलकर लिख सकता हूं। तो आप आईआईटी के हो तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो अब उसी तरह आप यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 1 dt मतलब आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 0.3 तक। क्या आपको यहां तक लॉजिक समझने आई है? डिड यू अंडरस्टूड द लॉजिक टिल हियर, हाँ या ना? डिड यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक? ओके, सबको समझने आया है ना? एक प्रोसीजर से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा आपको इंटीग्रेशन आ गया है, जो हमारे फिजिक्स में ज्यादातर यूज होने वाला है वो तो आपको आ गया है। अब हम एक ही काम करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। सो दैट मींस जे इज इक्वल्स टू ए आई कैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर की जगह 0.3 आएगा, लोअर की जगह सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, ठीक है ना? एंड देन उसके बाद यू कैन टेक हियर एज बीजे कैप, बीजे कैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 0.3 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 हो गया है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम आगे बढ़ते हैं, j इज इक्वल टू ए आई कैप इंटू ये 0.3 हो जाएगा प्लस बी जे कैप इंटू 0.3 का होल स्क्वायर कर लीजिए। आई मीन टू से 0.3 इंटू 0.3 ले लीजिए, 3 3 9, 3 0 0 0, ये 0 हो गया, 009, दो टर्म्स के बाद 0 है तो आपको आएगा 0.09। सो आई विल टेक हियर 0.09 आएगा, रिमेनिंग तो 0 ही है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर खत्म नहीं होता है। वाई इट वॉन्ट एंड, बिकॉज यहाँ पर उसने ए की वैल्यू भी हमको दी है 2 न्यूटन्स और बी की वैल्यू भी उसने दी है 4 न्यूटन सेकेंड इनवर्स। यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर here a is equals to, a की वैल्यू होती है 2 न्यूटन्स और b की वैल्यू होती है 4 न्यूटन सेकेंड इनवर्स। यू आर नॉट कंसर्न विद द यूनिट्स, यू आर कंसर्न विद द वैल्यूज ऑफ a and b respectively, just substitute it। तो a की वैल्यू होती है ये 2 i कैप इंटू 0.3 होता है, b की वैल्यू होती है 4 j कैप इंटू 0.09 and the final answer is 0.6 i cap, 0.3 इंटू 2 करोगे तो 0.6 आई कैप, और ये 0.9 के नीचे 2 भी आएगा जो मैंने मिस किया था भाई गलती से, क्योंकि 0.09/2 आता है, ये तो 0 हो गया है, ठीक है ना? नाउ 0.09/2, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 0.09 को इंटू 2s कर दीजिए, 9 2s are 18, कैरी 1, 2 0s are 0, ये 1 हो गया, 2 0s are 0, तो आपका फाइनल आंसर बनता है 0.18 जे कैप। ये आपका जो है ना फाइनल इंपल्स होता है और इंपल्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स सेकंड। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्या आपको ये लॉजिक समझने आई है, हाँ या ना बता दीजिए। नो, आई एम नॉट गोइंग टू रब। कॉन्सेप्ट समझने आया पूरों को? क्या भाई पूरे सुनसान हो गए? अच्छा, पूरे लिख रहे हैं अभी, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है कॉपी कर लीजिए।
बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ठीक है, सो आई विल वेट फॉर सम टाइम। और दो क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक पे इम्पल्स पे करना है और आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इम्पल्स के बारे में आइडिया आ गया है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। मोमेंटम आपको परफेक्ट आइडिया आ गया है, आपको न्यूटन सेकंड लॉ आ गया है। अब ये वाले पार्ट के बाद न्यूटन थर्ड लॉ हम डील करने वाले हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ के बाद डायरेक्टली हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस डील करेंगे, जो कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। अब कैलकुलेशन में यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है, डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करना है, दैट्स इट। और आप एक चीज तो गौर करे होंगे, मैं कल भी क्वेश्चंस कराया था जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था, आज भी क्वेश्चंस में कराया हूं जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करे हो, ये तो प्रीवियस आज तो नहीं है, नॉर्मल मैंने सिलेक्शन कर कर बताया, लेकिन कल वाले जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्शन किए थे वो पूरे किससे रिलेटेड थे? इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे, which means almost maximum of the questions which he is asking in this topic is related to the integration। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया आ गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। once you complete inform me, I'm going to rub the board। मैं बाजू हटता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सर why can we use j is equals to f into t? why cannot we use? ठीक है, चलिए मैं आपको पॉइंट बिल्कुल बताता हूँ। f into t अगर आप करोगे तो आपके यहाँ फोर्स ये है, लेकिन अब हमारे हिसाब से फोर्स वेरी हो रहा। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर जगह पे मालूम करने के लिए हम f into t कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपका हिंट देता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जरा गौर से देख लीजिए। अगर सपोज वो आपसे कह रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंपल्स मालूम करने के लिए बोल रहा है, तो आप एफ इंटू टी यूटिलाइज कर आंसर दे सकते हो। जब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच लेकर आइए, तो तब आपको ये वाला प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। इफ ही इज सेइंग टू फाइंड आउट इंडिविजुअली इंपल्स, देन यू कैन गो विद दिस प्रोसीजर, आई मीन एफ इंटू टी आप यूज कर सकते हो। बट आपको दो चीजों के बीच में, दो टाइम्स के बीच में इंडिकेट कर रहा है ना, ये वाला एक टाइम, ये वाला एक टाइम। अगर आपके यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही टाइम बोल रहा है, 0.3 सेकेंड्स पे फोर्स मालूम करो, तो तब मैं आपको सीधा टी की जगह 0.3 सब्स्टिट्यूट करता था, आंसर लाकर आपको देता था। बट यहाँ पर दो टाइम के बीच में पूछ रहा है, तो तब आपको ये इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। आर यू क्लियर नाउ? अभी समझने आया है? चलिए फाइन। वाई टी इज इनसाइड इंटीग्रेशन, एज ऑलरेडी आई स्टेटेड यू कि ये जो टाइम टी है वो वेरिएट होने वाला है। जो वेरिएट होता है उसका ही हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो वेरिएट नहीं होता उसको इंटीग्रेशन क्यों करोगे? सो द वन विच इज वेरिएटिंग, वी विल डू द इंटीग्रेशन फॉर दैट टर्म। समझ में आया? वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ। ओवर, चलिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया। चलिए रब करते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करे होंगे, मैं डस्टर की जगह मैं क्लॉथ यूज करता हूँ, उसमें भी फिजिक्स है। अगर डस्टर यूज करेंगे तो डस्टर के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स है इसके ही रब होकर वो मॉलिक्यूल्स वहां पर स्टोर हो गए हैं, और जब हम रब करते हैं वो मॉलिक्यूल्स आके वापस इस बोर्ड को ही स्टिक हो जाते हैं, और वो वाले फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एक्ट होके वो स्टिक हो जाता है, कोहेसिव फोर्स। वो आप आगे चलकर पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, सॉरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बोल के एक चैप्टर है, उसमें आप कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स बोल के पढ़ोगे। That's why I prefer a cloth rather than a duster in these whiteboards especially. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। हाँ, a ball falling with velocity, a ball falling with velocity, a ball falling with velocity, a ball falling with velocity vi is equals to vi bar is equals to minus of 0.65 I cap minus 0.35 j cap meters second inverse is subjected to a is subjected to a is subjected to a net impulse is subjected to a net impulse I bar is equals to 0.6 I cap plus 0.6 J cap। देखिए यहाँ पर इम्पल्स को उसने I से रिप्रेजेंट किया है, समझने आया है आपको। I बार इज इक्वल्स टू 0.6 I cap प्लस 0.18 है, ये 0.18 J cap, ठीक है ना। न्यूटन्स सेकेंड, Newton's second, full stop। If the ball has a mass of, if the ball has a mass of, if the ball has a mass of 0.275 kg, comma, calculate its velocity, calculate its velocity, calculate its velocity immediately following the impulse, immediately following the impulse, immediately following the impulse। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं इसका, what he wants to ask, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए आप और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। व्हाट ही इज आस्किंग अस इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। लेट्स स्टार्ट। A ball falling with a velocity vi बोल के बोल दिया उन्होंने, तो इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक बॉल है, इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज ये हमारा बॉल है और इसकी वेलोसिटी है, यानी कि ये इनिशियल कहलाएगी, और ये है 0.6 आई कैप माइनस 0.35 जे कैप is subjected to a net impulse of so and so। If the ball has a mass of 0.275 kg, calculate its velocity after immediately after following the impulse। चलिए इस बॉल का मास कितना है, 0.275 kg बोलकर दिया है। अब ये जब ये नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर कहीं एक जगह उसको इम्पल्स हो रहा है, यानी कि फोर्स इनटू टाइम हो रहा है। तो जैसा ये सपोज यहाँ पर टच होने के बाद फोर्स इनटू टाइम आया है, तो यहाँ पर हमको इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ है, और वो इम्पल्स की वैल्यू है 0.6 आई कैप प्लस 0.65 है, 0.6 आई कैप प्लस 0.18 जे कैप। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको लॉजिकली कैसे जाने वाला हूं, देखिए बेसिकली इसको देखने से इम्पल्स का फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज इम्पल्स हियर, तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बनता है फोर्स इनटू टाइम, राइट और रॉन्ग। अब मैं इम्पल्स को और एक फॉर्मूला भी बना सकता हूं, दैट इज एम बी माइनस ऑफ एम यू, हाँ या ना भाई, एम बी माइनस एम यू। अब हमारे को उसने होशियारी कर कर इम्पल्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, और हमको इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है, और हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, समझने आया है। he has given us as the initial velocity और हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, बस उतना ही है। तो मैं काम करता हूँ, माइनस एम यू को यहाँ पर सेंड कर देता हूँ, तो ये इम्पल्स इज इक्वल टू प्लस एम यू इज इक्वल टू एम वी। अब मैं प्रॉब्लम के हिसाब से इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इम्पल्स तो
इम्पल्स ही रहेगा, मास तो मास ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी को हजरत ने नाम दिया है vi, सो मैं इसे vi ले लेता हूं। यहाँ पर मास तो मास ही रहेगा, ये वेलोसिटी को मैं फाइनल वेलोसिटी बोलकर नाम देना चाह रहा हूँ। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? चलिए अब हमारे को फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ। व्हाट इज दैट? जरा गौर से देख लीजिए। अब ये मास को मैं यहाँ नीचे सेंड कर सकता हूँ, हाँ या ना भाई? बिल्कुल सेंड कर सकता हूँ। व्हेन आई एम सेंडिंग दिस मास, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है, इम्पल्स बाय मास प्लस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय मास इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। मास ने मास को काट दिया और मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं इक्वेशन को, कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इम्पल्स बाय मास प्लस इनिशियल वेलोसिटी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूले को ही मैंने डिराइव किया है? कितने स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट समझने आया है, बताइए मुझे। आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स समझने आ गया होगा। बहुत सिंपल है। नेट इंपल्स वो तो स्पॉट पे जो इंपल्स एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स जैसा कहते हो ना, उसी तरह नेट इंपल्स वो पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स क्या एक्ट हो रहा है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो कुछ करना नहीं है हमारे को, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन करना है। जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई, दैट्स इट। खाली सब्स्टिट्यूट करना है और हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। We can't add 0.6 and 0.18, no नो, क्योंकि i और j, क्या आप x एक्सिस और y एक्सिस को ऐड कर सकते हो? 3x प्लस 4y को ऐड कर सकते हो? नहीं ना, वो x की जगह 3i कैप प्लस 4j कैप रहेगा तो भी ऐड नहीं कर सकोगे, और ये 0.6 i कैप प्लस 0.18 j कैप है तो ऐड नहीं कर सकोगे। क्लियर? चलिए तो शैल वी प्रोसीड फर्दर। यहाँ तक तो सबको समझने आ गया है। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स अभी कॉपी करने में ही है। जस्ट रिप्लाई मी, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। अभी कॉन्सेप्ट समझने में ही है, अभी हमको सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन करना है। मैं हटूं? अरे ले लो। अभी हमको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। खाली यहाँ तक डाउट है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा था। चलिए मैं पूरा हट गया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो चलिए अब हम करते हैं फाइनल वेलोसिटी मालूम। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? ही गेव अस इन द क्वेश्चन 0.6 i कैप प्लस 0.18 j कैप, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.6 i कैप प्लस 0.18 j कैप डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है भाई यहाँ पर? 0.275। आई वुड लाइक टू टेक दिस पार्ट एज 0.275 प्लस प्लस इनिशियल वेलोसिटी क्या है देख लीजिए, ब्रैकेट में मेंटेन कर लीजिए, माइनस ऑफ 0.65 आई कैप माइनस ऑफ 0.35 जे कैप। समझने आया है आपको? आप चाहे तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसको यहाँ एलसीएम लेके या मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करके फिर डिवाइड ही करना पड़ता, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता। मैं क्या करता हूँ, 0.275 इससे भी डिवाइड करता हूँ, इससे भी डिवाइड करता हूँ, उसके बाद जो आंसर आता है डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा ना। सो आई विल टेक दिस पार्ट। नो डाउट आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग कर ले सकते हो, बट वी विल डू हियर 0.65 डिवाइडेड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 0.65 है, इंपल्स में 0.6 ही है, 0.275 i कैप प्लस 0.18 j कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0.275 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.65 i कैप प्लस इंटू माइनस माइनस 0.35 j कैप। आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए, यू जस्ट डिवाइड दिस पार्ट। एक आसान तरीका बताऊं, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो इसके बाजू यू इंडिकेट 3 zeros हियर, ठीक है ना। अब उसके बाद व्हाट यू डू, यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद एक ही टर्म था सो बोरो में। अब हम चेंजेस करने के बाद में पहले कितना था? एक ही टर्म था, तो वो 0 यहाँ पर ले लीजिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 2750, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 6000 डिवाइडेड बाय 2750, तो मेरे हिसाब से 2750 2 जा जाना बेहतर है, 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5500 हो रहा है, तो यहाँ पर 500 बचेगा
पॉइंट ले लीजिए और एक 0 हो गया है, तो 2750 वन जा जाना पड़ेगा, तो 2.1। लेकिन आईआईटी में पॉइंट के बाद और एक टर्म जाना जरूरी है, तो मैं चाहता हूं कि आगे का स्टूडेंट्स आप लोग करिए। तो मैं इसे लेता हूं लाइक वी एफ इज इक्वल टू, ठीक है मैं ही कर देता हूं। सो लाइक वन सा करोगे तो 2750, ये 0 कैंसिल हो गया, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 4 में से 2 कितना हो गया 2, 2250 है, पॉइंट रहने की वजह से 0 हो जाएगा। एंड 2750 इंटू 8 सा ट्राई करता हूँ, 8 0 सा 0, 8 5 सा 40 कैरी 4, 7 8 सा 56 प्लस 4 60 हो गया है, 8 2 सा 16 प्लस 6 बोले तो ये हो गया 22,000, बिल्कुल उसके करीब आ रहा है, तो 8 सा करेंगे 22,000 हो जाएगा। आई एम नॉट कंसर्न फर्दर, 2.18 आ गया है, इसको मैं डिवाइड करने से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.18 आई कैप। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, व्हेन आई एम डिवाइडिंग दिस पार्ट, पॉइंट हटाने की वजह से 3 टर्म से, तो यहाँ 3 0 डाल दीजिए, ये पॉइंट हटाकर 2 टर्म से तो 2 जीरोस, ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस यहाँ पर कैंसिल होते हैं, और आपको इक्वेशन आता है कुछ 180 डिवाइडेड बाई 275। हमारे आईआईटी में कैलकुलेशन ऐसे ही होते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाई 275, तो 0 पॉइंट ले लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। 275 बोले तो अप्रोक्सीमेटली मेरे माइंड में 6 चल रहा है, क्रॉस चेक कर लेंगे। 275 इंटू 6 6 5 30, 0 कैरी 3, 7 6 42 प्लस 3 45, 6 2 12 प्लस 4, ये क्या हो गया 1650, वो 1800 है। और अगर मैं 8 7 जाऊंगा तो 1800 के ऊपर चला जाएगा, तो 6 ही जाना बेहतर समझता हूँ। एंड 1650 ले लेंगे, दिस इज 0 एज इट इज, 10 में से 5 5, 7 में से 6 is 1, पॉइंट रहने की वजह से 0। अब मैं ऑब्वियसली 275 को अगर 6 से करूंगा तो 1650 आएगा, अगर 5 से करूंगा तो 1500 के नीचे ही आएगा, सीधा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 0.65। सो आई एम चेकिंग दिस पार्ट, इन दोनों को करने की वजह से प्लस 0.65 जे कैप, और ये वालों को एज इट इज लिख लीजिए, माइनस 0.65 आई कैप एंड माइनस 0.35 जे कैप। अब आप एक ही काम करिए, आई कैप वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको बहुत केयरफुल रहना। 2.18 सब्ट्रैक्टेड बाय 0.65, 8 माइनस 5 इज 3, 11 में से 6 निकालो 5.0, सॉरी 1, 1.53, सो ये हो गया 1.53 आई कैप। 0.65 में से 0.35 माइनस कर दीजिए, 0.30 हो जाएगा जे कैप। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है जो मीटर्स पर सेकंड में एक्सप्रेस होगी। क्या आपको समझने आया है प्रॉब्लम किस तरीके से किया जाता है, कैसा समझना है ऑल दिस थिंग्स? तो ये हमारे वन ऑफ द मॉडल ऑफ ये वेस्ट बंगाल जेईई में पूछा था, मतलब लाइक वेस्ट बंगाल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ये पूछा था, लेकिन पूरे नेशन में जहां कहीं भी कोने में जो रहता है एग्जामिनेशन, पूरे जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरे कॉमन ही रहते हैं, नो चेंजेस एट ऑल। हेंस मैं तो ये थोड़ा सा आसान समझता था, सिर्फ कैलकुलेशन लेंथी है इस प्रॉब्लम के लिए। नाउ जस्ट रिप्लाई मी, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैं बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, ठीक है मैं इसका, ठीक है मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद हाँ कैलकुलेशन में मैं थोड़ा स्मॉल लिख देता हूँ मैं। दिस टर्म, ठीक है चलिए, वो वाला टर्म फाइन, मैं आपको अभी यहाँ पर फोटो डाल दे रहा हूँ इसका। तो हाँ मैं देख लिया मैं, राइट, डिड यू अंडरस्टूड दिस?
Shall we proceed further? How final answer came, explain. ठीक है. इन्हें आई कैप का कोएफिशिएंट, इन्हें आई कैप का कोएफिशिएंट दोनों को सबट्रैक्ट करिए, ये आंसर आएगा. और ये जे कैप का कोएफिशिएंट है, ये जे कैप का कोएफिशिएंट है, दोनों को सबट्रैक्ट करिए, फाइनल आंसर आएगा. दैट्स इट. उतना ही है. एवरीवन गॉट द क्लियर आइडिया? सबको समझने आया है? यू वांट दिस प्रॉब्लम वन सेकेंड? ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से, एक बार देख लीजिए. नाउ सी हियर, in this question what he is saying, a ball falling with a velocity उसने दी है, और उसने नेट इंपल्स हमको दिया है, और उसने मास दिया है. मतलब इंपल्स आते कि नेक्स्ट वेलोसिटी क्या रहेगी. नेक्स्ट वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी ही हमसे पूछ रहा है. तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम. लेकिन फोर्स इनटू टाइम की जगह और एक पॉसिबिलिटी होती है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मैंने वो ले लिया है, और लेकर मैंने इनिशियल मोमेंटम को ये तरफ सेंड करता हूं मैं, और इसकी जगह उसने क्वेश्चन में हमको दिया है हियर u इज इक्वल्स टू vi, तो वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा. और v इज इक्वल्स टू vf, जो हमको मालूम करना है, मैंने वो रिप्लेसमेंट किया है. मास को मैंने नीचे सेंड किया, इंडिविजुअली दोनों से डिवाइड कर मुझे फाइनल वेलोसिटी आई है. फाइनल वेलोसिटी में मेरे यहाँ इंपल्स ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दिया है, मास भी उसने क्वेश्चन में दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी उसने क्वेश्चन में दिया है. मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको दोनों हिस्सों से डिवाइड कर रहा हूँ. आफ्टर डिवाइडिंग आई एम गेटिंग दीज इक्वेशंस, और देन उसके बाद मैं आई वाले कैप को आई वाले कैप से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ. सर आप सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, ऐड भी तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, दैट्स व्हाई आई एम सबट्रैक्टिंग दिस पार्ट. ये वाले टर्म को ये वाले टर्म से भी सबट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज बीच में माइनस रहने की वजह से. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई एम गेटिंग दिस सॉल्यूशन. अभी आप सबको समझने आया होगा. चलिए रब द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस पार्ट, या फिर कंप्लीट क्वेश्चन रब कर सकता हूँ मैं, हाँ या ना बताइए. अभी क्लियर है? वन मिनट, ठीक है. अरे यार ये कौन है, ये स्टूडेंट बहुत ही बहुत स्लो है. फर्स्ट कॉलम तो रब कर सकते हैं, इतना ज्यादा स्लो नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 2 kg has an initial speed 5 meters per second. A body of mass, a body of mass 2 kg has an initial speed of 5 meters per second, full stop. A force acts on it, a force acts on it, a force acts on it for some time, for some time, for some time in the direction of motion, 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 full stop. The force time graph is shown in figure. The force time graph is shown in figure, is shown in figure, full stop. Find the final speed of the body. Find the final speed of the body. Find the final speed of the body. उन्होंने ग्राफ दिया है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है. उन्होंने पहले ग्राफ में कुछ ऐसे दिया है, फिर स्ट्रेट लाइन दी है, फिर ऐसा कुछ कर्व दिया है, फिर स्ट्रेट लाइन दी है, फिर ऐसा उन्होंने ड्रॉप किया है. ठीक है ना. ही नेम दिस पार्ट एज ए, इस पर्टिकुलर पार्ट को उन्होंने बी बोलकर नाम दिया है. क्वेश्चन में ये सी है और ये हमारा डी है, और यहाँ से उन्होंने कुछ लाइन को यहाँ से ड्रॉप किया है. एंड ये पूरा क्वेश्चन में ही है, एवरीथिंग इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके ना.
यहाँ पर उन्होंने इसको 4 बोलकर दिया है, और ये जो डॉटेड लाइन है जो आकर इसको मीट हो रही है, हियर ही हैज गिवन इट एज 2 इसको दिया है, इसको उन्होंने 2 बोलकर दिया है, इसको उन्होंने 4 बोलकर दिया है, यहाँ पर ड्रॉप कर कर उन्होंने इसको 4.5 बोलकर दिया है, और इस पार्ट को उन्होंने 6.5 बोलकर। दिस एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन। दिस इज, इस पार्ट को F बोलकर नाम दिया है, इस लाइन को G बोलकर नाम दिया है, इस लाइन को H बोलकर नाम दिया है, इस लाइन को E बोलकर नाम दिया है, इस पर्टिकुलर पार्ट को T सेकेंड्स बोलकर ऐसा एरो मार्क उन्होंने दिया है, और इस पर्टिकुलर पार्ट को फोर्स न्यूटन में बोलकर ऐसा एरो मार्क उन्होंने दिया है। क्या देते दे दो, हमारे को क्या, हम तो सॉल्व करने ही वाले हैं, बहुत सिंपल सा है। ग्राफ में उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की फाइनल स्पीड पूछ रहा है। बहुत फिराकर है ये वाला प्रॉब्लम, बहुत फिराकर है प्रॉब्लम, लेकिन हम करेंगे, बहुत सिंपल सा भी बनेगा इंशाल्लाह। शैल आई रब दिस पार्ट, कैन आई रब दिस पार्ट? क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, फिर डिक्टेट कर रहे हो? अगर डिक्टेट करना शुरू हो गया तो बहुत ज्यादा तेज चला जाऊंगा मैं। क्वेश्चन तो मैं पढ़ता हूँ, क्या है? बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड, फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर सम टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, फोर्स। अच्छा, फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया, फाइनल स्पीड मालूम कर बोला, इंपल्स मालूम कर लेगा, उसको वहां से कंसीडर कर दो, आ जाता आंसर फिनिश। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन, इंटरेस्टिंग है। फाइन, लेट्स स्टार्ट डीलिंग विद दिस पार्ट। फर्स्टली मैं सबको कोने में रखते हुए, ये मेरा फोर्स और टाइम ग्राफ है। अगर मैं फोर्स टाइम ग्राफ में, अगर मैं यहाँ पर रेस्पेक्टिव मॉडल्स है, अगर मैं फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकालता हूं तो क्या मुझे इंपल्स आएगा? हाँ या ना बताइए, यस और नो? फोर्स टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया निकालता हूं तो क्या मुझे इंपल्स आएगा? अभी हमने किया था, if I am able to find out the area from this force time graph, can I get the impulse? हाँ, तो अब हम एरिया निकालना है, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन यूज करना बेहतर नहीं समझता हूँ। Why? Because क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिव एंगल्स बनते हैं। आई होप एवरीवन हैज ड्रॉन द क्वेश्चन। क्या आपने किया है? मैं इसमें मैनिपुलेशन करने वाला हूँ। क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लियो, ग्राफ ग्राफ ड्रॉ कर लियो, अगर नहीं करे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, नहीं करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लास्ट 10 मिनट्स बचे हुए हैं, उसके हिसाब से मैं कर देता हूँ फास्ट फास्ट ये प्रॉब्लम को। फाइन, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहला वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला रेक्टेंगल, तीसरा वाला ट्रपीजियम, और चौथा वाला रेक्टेंगल, राइट और रॉन्ग? अगर मैं इनके एरियाज को ऐड करता हूं तो मुझे इंपल्स अपने आप आ जाएगा, यस और नो? हाँ, तो आई कैन फाइंड आउट इन दिस केस कि impulse is equals to area of a area under a graph या area of a graph whatever he has given। तो एरिया ऑफ ए ग्राफ में पहला वाला एरिया किसका? पहले वाले का एरिया प्लस दूसरे वाले का एरिया प्लस तीसरे वाले का एरिया प्लस चौथे वाले का एरिया। मैं इसको एज इट इज रख के, पहला वाला जो एरिया है वो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो चलिए हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस, बेस की जगह क्या होगा? ये 0 है,
2 में से 0 माइनस करो 2 आएगा, और हाइट कितना है मैक्सिमम वाला 4, 4 में से 0 करो 4 आएगा। तो 2 ने 2 को काट दिया और पहला वाला एरिया कितना आ गया है 4। तो A1 की जगह मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ। दूसरा वाला एरिया इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ बोले तो लंबाई, लंबाई कितनी है 4 है, ब्रेड्थ कितना है 4 माइनस 2 बोले तो 2 होगा ना, खाली इतना ही होना है हमारे को, तो 4 माइनस 2 करना पड़ेगा, खाली इतना होना है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करो 2 आएगा। तो अगर आपको समझने नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, वन सेकेंड आई एम सेइंग, ये कंप्लीट वाला 4 है, ये वाला 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करो इतना वाला हिस्सा आ जाएगा, राइट और रॉन्ग। सो एज ए रिजल्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, लेंथ की जगह हमको 4 आएगा और ब्रेड्थ की जगह कितना आएगा, ये इतने वाले हिस्से में कितना है 2 है, सो आई एम टेकिंग 2, तो ये कितना हो गया A2 की जगह कितना हो गया है 8 हो गया है। समझने आ रहा है ना। नाउ थर्ड वाला एरिया, एरिया ये कैसे फॉर्मेट में ऐसा जाके ऐसा जा रहा है, तो ये ट्रपीजियम कहलाएगा। सो एरिया ऑफ ए ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ए ट्रपीजियम। अब ये ट्रपीजियम का एरिया हम लिखते हैं हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, उसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स का सम, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू रिमेनिंग साइड, इंटू रिमेनिंग साइड बोलकर लिख सकते हो आप, ठीक है ना, इनटू यू कैन राइट इट एज रिमेनिंग साइड। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम। सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, हाफ में एज इट इज लिखता हूं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये एक साइड हो गया है और ये एक साइड हो गया है, क्या ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, यस। अब उसका सम बोल रहा है, सम मींस एडिशन, ऐड करिए इतने वाले हिस्से को, कितना है 4 प्लस इतना वाला हिस्सा कितना है, यहां से ये तो 0, ये वाला हिस्सा यहाँ पर देख लीजिए 2, सो दिस इज 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। पैरेलल साइड बोले तो ये एक साइड और ये एक साइड पैरेलल हो गई है, ये 4 हो गया है और ये 2 हो गया है, इनटू रिमेनिंग साइड ये वाला हिस्सा है। 4.5 में से 4 माइनस कर दो कितना आएगा 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। क्लियर एवरीवन, गॉट दिस पार्ट। नाउ अब आप ये हाफ इंटू 4 प्लस 2 बोले तो 6 इंटू 0.5, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब 3 इंटू 0.5 करोगे तो आपका तीसरा वाला एरिया हो जाएगा 1.5, 1.5। समझने आ रहा है, पहला वाला एरिया 4, दूसरा वाला एरिया 8, तीसरा वाला एरिया 1.5, चौथा वाला इज अ फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, तो उसको भी मैं रेक्टेंगल के नाम की तरह है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ A4, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मेक श्योर दैट ये रेक्टेंगल 2 बोल के भी लिख सकते हैं, खाली रेक्टेंगल बोल के नाम दे दो, रेक्टेंगल के फॉर्मेट में, लेकिन एरिया A4 है। अब जरा गौर से देख लीजिए, इतना एरिया मतलब ये वाला जो है ना, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ देखिए इतनी वाली लेंथ चाहिए, अब इतनी वाली लेंथ बोले तो ये क्या होगा 2, हाँ या ना भाई 2 होगा, सो आई एम टेकिंग दैट एज 2। और इसका ब्रेड्थ चाहिए, 6.5 में से 2.5 को माइनस करिए कितना आएगा 2 आएगा, तो इनटू 2, तो ये A4 हमारा हो गया है 4। Did you understood the first part of the problem? Did you understood the first part of the problem? अब हम क्या करने वाले हैं, पूरे एरियाज को ऐड करोगे तो मुझे फाइनल एरिया आएगा, और वो फाइनल एरिया मेरा क्या कहलाएगा, इम्पल्स। वो फाइनल एरिया मेरा क्या कहलाएगा, इम्पल्स। क्या आपको समझने आया है, यस और नो, रिप्लाई करिए। सिंपल है ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये छोटे छोटे बच्चे कर लेते, लेंथ इंटू ब्रेड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ छोटे छोटे बच्चे कर लेते हो। हाँ ये जरा पहचानत के फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, तो खुशी खुशी हो रही है अंदर से। हाँ
हाउ ट्रपीजियम, मेरे लाल गोरे काले पीले हरे नीले उदे मेरे विपजी और सो ये क्या होता है, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रपीजियम, ठीक है ना, इसको हम ट्रपीजियम ऐसा वाला फॉर्मेट कहते हैं। दो पैरेलल साइड्स क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, और ये दो पैरेलल साइड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, राइट। आया लॉजिक समझने? अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके ना। तो अब ये वाले पार्ट पे क्या करना है, पूरे एरिया को मिला देना है। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, A1 4, A2 8, A3 1.5, A4 4। अब ऐड कर लो, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1.5 कितना हो गया है, 17.5 आपका हो गया है इम्पल्स। लेकिन हमारे को इम्पल्स नहीं बोल रहे हैं भाई, हमारे क्या बोल रहे हैं, फाइनल स्पीड पूछ रहे हैं। फाइनल स्पीड वो तो फाइनल वेलोसिटी होगी, तो फाइनल स्पीड का मतलब होता है इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम बोल के लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इम्पल्स कैन बी टेकन एज, ये इम्पल्स हो गया है, बट ये इम्पल्स या इम्पल्स बोल के लिखता हूं मैं, बट ये जो इम्पल्स होता है हमारा इज इक्वल्स टू, दिस इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और ये चेंज इन मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलिए इस वाले हिस्से में mb माइनस mu इज इक्वल्स टू 17.5 ले लेते हैं हम। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? आया लॉजिक समझने? तो ये कितना हो गया है, 17.5 हो गया है, 4 2 2 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 17.5। अब ये मेरे को जो है ना मास उसने दिया है, मास मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 17.5। क्या उसने मास दिया है? हाँ दिया है ना, मास इज इक्वल्स टू 2 kg। मेरे पास एक हैबिट है गिवन बोल के नहीं लिखता हूं मैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही बिस्मिल्लाह बोल के अपन खत्म कर देते हैं, आंसर आते कि सदकुल्लाह बोलते हैं। आप भी कोशिश करिए गिवन डेटा लिखने की, ठीक है ना। सो डायरेक्टली जो है ना मास की जगह ही हैज गिवन 2, सो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 17.5। तो ये 2 को आप नीचे सेंड कर दीजिए, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 17.5/2 हो जाता है। अब ये 17.5 का 2 बोले तो आप डायरेक्टली 17.5 का आधा करो, कितना होता, 8.25 होता। 2 1s are 2, 2 8s are 16 हो गया है, 1 पॉइंट ले लीजिए, और 2 7s are 14, और एक पॉइंट बचा हुआ है 8.75 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू 8.75 माइनस u को आप यहां पर भेज दीजिए, प्लस u हो गया। प्लस u वो तो बेचारा इनिशियल स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, ही हैज गिवन 5 बोल के दिया हुआ है। सो आई वुड लाइक टू ऐड दैट पार्ट, तो v इज इक्वल्स टू 8.75 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13.75 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी इनकी फाइनल वेलोसिटी। क्या आपको समझने आया है इम्पल्स? अब आप मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया होगा आपका। जब कभी भी आपको, अच्छा ये इम्पल्स की जगह चेंज इन मोमेंटम भी क्वेश्चन में देता था, तो चेंज इन मोमेंटम बोल के क्वेश्चन देता था, तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म होता था। समझ में आ रहा है? अगर इम्पल्स की जगह चेंज इन मोमेंटम देता था, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन में अगर आपको यही क्वेश्चन देकर ये हटाकर इसमें से चेंज इन मोमेंटम मालूम करने के लिए सपोज आपको देता था, तो आपका आंसर यहीं पर खत्म होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए कहा है, तो उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। हाँ या ना बताइए, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? समझने आया है पूरे स्टूडेंट्स को? कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम को समझकर कैसे करना है सबको समझने आ गया है। अब मैं नीट के छोटे छोटे क्वेश्चन ना बोलूं, नीट में कैसे क्वेश्चन देता हूं बेचारा, खाली ऐसा ले एक आके ऐसी स्ट्रेट आको ऐसा स्ट्रेट जाती खत्म, इसका इंपल्स मालूम करो बोलता। आप खुद कर ले सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको यहाँ से ड्रॉप कर दो, इसको यहाँ से ड्रॉप करो, ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल रेक्टेंगल को ऐड कर दो, क्या आता, इंपल्स तो भी आता या चेंज इन मोमेंटम आता, बस उतना ही। वो क्या 1 मिनट में नहीं कर सकते आप लोग? वो 1 मिनट में नहीं कर सकते क्या, लेस देन 1 मिनट? तो वो नीट का क्वेश्चन है और ये हमारे आईआईटी का क्वेश्चन है। समझने आया है? क्लियर? ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आप ये भी ड्रॉ कर देंगे। नाउ अब हम कल हमारी क्लास में
न्यूटन्स थर्ड लॉ हम डील करेंगे और टाइप्स ऑफ फोर्सेस डील करेंगे। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं आपके पास जो मटेरियल है लेवल 1 क्लास वर्क के पूरे प्रॉब्लम से स्टार्ट करिए। अगर आपको उसमें कहीं टेंशनल फोर्स बोलकर लिखा हुआ आ रहा है, या फिर आपको जो है ना स्प्रिंग फोर्स बोलकर लिखा हुआ आ रहा है, या फिर आपको जो है ना नॉर्मल फोर्स बोलकर लिखा हुआ आ रहा है, या ग्रेविटेशन फोर्स तो नहीं आएगा, अगर ये आ रहा है तो इन क्वेश्चंस को कोने में रखकर बकिया मोमेंटम, इंपल्स, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बेसिस पे या इनर्शिया के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है हमारी क्लास वर्क में, यू स्टार्ट सॉल्विंग क्लास वर्क इन द सेंस हमारे मटेरियल में लेवल 1 क्लास वर्क एंड लेवल 1 होमवर्क के प्रॉब्लम्स करिए। यू कैन टेक द हेल्प ड्यूरिंग द क्लास, मैं भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, एंड यू कैन यूटिलाइज मोर एंड मोर लतीफ सर की क्लास में जो है ना आप ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। राइट देन कॉपी दिस पार्ट, विल स्टॉप हियर ओनली। अभी और कुछ डाउट्स है आपके पास यहाँ पर? नो डाउट्स, ठीक है। तो जिसके पास मटेरियल नहीं है भाई, पिक्स तो भी शेयर कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लीज राइट ऑल फॉर्मूलाज ऑन बोर्ड वन साइड। वन थिंग आई विल से यू, आप आईआईटी के स्टूडेंट है, कभी फॉर्मूले पे भरोसा नहीं करना है। आप क्या करिए, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, कल शॉर्ट नोट्स वाला टेक्निक बताता हूँ, ठीक है ना। कल शॉर्ट नोट्स वाला टेक्निक बताता हूँ, और मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद वैसा करोगे। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स है वो लोग वो शॉर्ट नोट्स टेक्निक बनाकर इंडिया के टॉप कॉलेजेस में अभी प्लेस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर और ये साल टॉप कॉलेजेस एनआईटी, एमआईटी, आईआईटी में जो है ना प्लेस हो चुके हैं। तो वो लोग को मैं एक टेक्निक बताया था, वो टेक्निक कल आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा अरे बहुत अच्छी सी टेक्निक है, और आपको जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो ना, वही फॉर्मूला वाली टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा तरीका बताऊंगा। कल मेरे को एक बार रिमाइंड कर लीजिए, फॉर्मूला टेक्निक बोल के आप बोलिए, मैं एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिए, आई विल शो यू, ठीक है ना। राइट देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द क्लास। स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी कर लीजिए। Right then, thank you, we'll continue next session.